जैसे कि आप पिछले 2 वीडियो में देखे होंगे कि आपको प्रीवियस ईयर कलेक्शन में 2 सेट हमने करवा दिया था और आज के वीडियो में हम थर्ड सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। अब ये क्वेश्चन बोला महात्मा गांधी के बारे में। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट जानना है कि जो महात्मा गांधी है इनका जन्म कब हुआ था। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म का, तो आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। अब कहां पर हुआ था भाई? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर। और अगर पोरबंदर में भी आपसे अगर गांव पूछेगा तो काठियावाड़। अब महात्मा गांधी के पिता का अगर बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। इनका माता का नाम था पुतलीबाई। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। यहां तक क्लियर है। अब समझिएगा जो महात्मा गांधी हैं ये अपने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। तो यहाँ पर आपको पॉइंट समझना है कि महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका कब गए थे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। कब गए थे ये? 1893 में। और साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस, तो साउथ अफ्रीका से वापस जो है 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो यहां पर आपको पॉइंट समझना है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 को लौटे। अब देखिए पेपर में आपसे क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जब पहली बार साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे तो ये किस जहाज से आए थे और कहां पर आए थे। तो आपको यहां याद रखना है कि जहाज का नाम SS अरेबिया। कौन सा जहाज था? SS अरेबिया। और कहां पर उतरे थे? तो बंबई बंदरगाह। बंबई बंदरगाह। ठीक है। अब जब महात्मा गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका से वापस आए, अब साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद अब जिस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा आपका 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। अब साउथ अफ्रीका में तो महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन किया ही गया। उन्होंने 1906 में वहां पर आंदोलन का शुरुआत किया। 1894 में नोडल संस्थान का स्थापना किया। फोनिक्स आश्रम का स्थापना किया। अब जब महात्मा गांधी भारत आए तो भारत आने के बाद इनका भारत में सबसे पहला आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका अप्रैल 1917 में हुआ था। तो सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? तो सबसे पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ये चंपारण कहां पर है? तो चंपारण बिहार में है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया गया था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है चंपारण सत्याग्रह 1917, बारदोली सत्याग्रह 1928, डांडी मार्च 1930 और खेरा सत्याग्रह जो है ये आपका 1918। तो ये जो आपका चंपारण सत्याग्रह है ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और यही वो सत्याग्रह है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद भारत में किया गया सबसे पहला सत्याग्रह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण कहां पर है? तो बिहार में है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय किया। अब यहां समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश के पेट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार धोती पहनने का शुरुआत कब किया था।
अब यहाँ पर आप पॉइंट समझिए। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। और जब ये भारत आए तो भारत आने के बाद इन्होंने वहां पर अपना जो बंबई बंदरगाह पर जब उतरे तो उन्होंने अपना वहां पर अपना पोशाक चेंज किया, अपना ड्रेस चेंज किया। और पहली बार महात्मा गांधी ने अपना जो साउथ अफ्रीका में वहां पर जो बैरिस्टर थे, वकील थे, तो वहां पर अपना जो फॉर्मल ड्रेस को छोड़ करके यहाँ पर काठियावाड़ी किसान ड्रेस पहना था। काठियावाड़ी किसान ड्रेस, यानी कि इसी समय महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार धोती का प्रयोग किया था। और ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहली बार धोती का प्रयोग यानी धोती कब पहने थे, तब कब बताइएगा? 9 जनवरी 1915 को, जब पहली बार भारत में लौटे थे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको हम बताएं महात्मा गांधी के बारे में। अच्छा, यहाँ पर आप एक पॉइंट समझिएगा, जब महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, इसके लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए इनवाइट कौन किया था? तो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि बिहार के एक किसान नेता थे, बिहार के किसान नेता जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। नाम याद रखिएगा, बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ला। यानी कि राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर महात्मा गांधी पहली बार चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बिहार गए थे। तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को आमंत्रण किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी की तरह से कपड़े, मतलब कौन सा कपड़ा पहनने का निर्णय लिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा काठियावाड़ी किसान का ड्रेस, यानी कि धोती के बारे में बात किया जा रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन हुआ था उसको आप मैच करिए कि कब कब हुआ था। जैसे आपके सामने है चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पर आपको हम बताएं कि जो चंपारण सत्याग्रह है, तो ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपको डेट के साथ याद रखना है, 17 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ। कब हुआ? 17 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह। आप इसको याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया जाने वाला सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। और ये किस लिए किया गया था? तो ये आपका नील खेती से संबंधित था, नील खेती से संबंधित। यानी यहाँ पे 3 कठिया प्रथा चल रहा था। कौन सा प्रथा? तो 3 कठिया प्रथा। तो 3 कठिया प्रथा का मतलब है कि अंग्रेजों ने भारतीय किसान को यह कहा था कि आपको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील का खेती करना है। और नील का खेती में जमीन भी यहाँ बर्बाद हो रहा था और इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, जिससे कि भारतीय किसान परेशान थे। अब किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला। अब यही राजकुमार शुक्ला ने जाकर के महात्मा गांधी को बुलाया, आमंत्रण किया और भारत में आकर के इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया। और उस समय जब भारत में आए थे, मतलब ये जो बिहार गए थे महात्मा गांधी, तो वहीं पर इनका मुलाकात होता है जेबी कृपलानी से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और साथ में अनुग्रह नारायण सिंह। आपको नाम याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह में 3 नाम, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का जान लेने का कोशिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का जान किसने बचाया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का जान बत्तख मियां ने बचाया था। यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है हुआ क्या था, कहानी समझिएगा कि जो चंपारण सत्याग्रह में जब महात्मा गांधी जब गए थे चंपारण में, तो वहां पर अंग्रेज ने महात्मा गांधी के खाना में जहर मिलाकर के देने का प्लान किया था। लेकिन ये जो बत्तख मियां है, ये अंग्रेज के रसोइया थे। रसोइया कहने का मतलब कि जो खाना बनाते थे, इन्होंने जहर मिलाने से मना कर दिया और महात्मा गांधी को बिना जहर का खाना दिया।
और जबकि अंग्रेजों का यह पूरा मंशा था कि महात्मा गांधी का वहां पर जान ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि बत्तख मियाँ जो थे, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि महात्मा गांधी का जान बचाया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दूसरा हमारा है अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये कब हुआ था, तब इसका भी याद रखिएगा। ये आपका हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918। और इसी हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है किस आंदोलन में किया गया था। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में किया गया था। खेरा विद्रोह ये आपका है, ये भी 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918। और फिर आपका है असहयोग आंदोलन। आपको इसका भी डेट याद रखना है। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। तो अब यहाँ पर जब मिलाएंगे तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, यानी कि डी का 2 में है, तो डी का 2 किस में है, तो एक ही ऑप्शन में है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये आपके सामने सारा डिटेल बताए हैं आंदोलन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। अभी आपको बताए हैं थोड़ा देर पहले ही कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा चल रहा था। अब आता है कि सर 3 कठिया प्रथा क्या होता है। तो 3 कठिया का प्रथा होता है, 3 कठिया प्रथा का मतलब होता है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील का खेती करना है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या करना है, नील का खेती, यानी कि इंडिगो फार्मिंग। अब इसी का विरोध कर रहे थे भारतीय किसान। अब यहां से किसान के नेता कौन थे, तो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला। ये नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला। और यही राजकुमार शुक्ला व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बिहार बुलाया था। यहां तक क्लियर है। और इसी समय महात्मा गांधी का मुलाकात 3 फेमस व्यक्ति से होता है। आपको नाम याद रखना है तीनों का। एक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा का नाम है जेबी कृपलानी। और थर्ड जो व्यक्ति है इनका नाम है अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये आपको नाम याद रखना है। और इसी समय आपको बताए थे कि महात्मा गांधी का जान लेने का कोशिश किया गया था। इनका जान कौन बचाया था, तो बत्तख मियाँ। तो गांधी जी ने 1917 का चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, तो नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है, जैसे कि अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब ये हुआ क्या समझिए, आपको चारों के बारे में समझा दें ये होता क्या है। कि जो चंपारण सत्याग्रह भी आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में होता है। अब क्यों होता है भाई, नील खेती वाला। दूसरा हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको समझिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहां पर आपको एक घटना समझना है। 19 मार्च 1919 को अंग्रेजों के द्वारा एक नया कानून पास किया जाता है। उस कानून का नाम होता है रॉलेट एक्ट। तो आपको याद क्या रखना है कि 19 मार्च 1919 को अंग्रेजों के द्वारा जो है एक नया कानून आता है, उसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों भाई, रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि इसको काला कानून के नाम से जानते थे।
तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया था, इसमें कहा गया था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के जिस पर भी शक होगा उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। ठीक है। इसी के बाद आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको डेट याद रखना है 13 अप्रैल 1919। फिर हमारा है खेरा सत्याग्रह। तो जो खेरा सत्याग्रह है ये भी हमारा होता है 1918 में, खेरा सत्याग्रह। और उसके बाद हमारा है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी आपका 1918 में। तो हम यहाँ पर मैच करेंगे तो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तो सी का 3, एक ही ऑप्शन में है भाई, सी का 3। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जैसे अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था समझिएगा। जैसे अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है, इसी समय महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, क्योंकि इस समय प्लेग बीमारी फैलने के कारण जो अहमदाबाद जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, उस कंपनी ने अपने संस्था में काम करने वाले मजदूरों का बोनस और सैलरी जो है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, बंद कर दिया, जिससे कि वहां के लेबर लोग जो है हड़ताल में उतर गए। और उन्होंने कहा कि अगर गरीब का हक मार लिया जाएगा उसका सैलरी और उसका बोनस को बंद करके, तो फिर गरीब कैसे जीवित रहेंगे। इसी का समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया और मजदूरों को उनका हक दिलवाया था। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने किस दिन गोली मारी थी। तो आपको डेट याद रखना है 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। अब यहाँ देखिए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कहाँ मारा था, तो आपको जगह का नाम याद रखना है, दिल्ली में बिरला हाउस। कहां पर गोली मारा था, किस जगह पर, तो दिल्ली में बिरला हाउस। और महात्मा गांधी का अंतिम शब्द क्या था, तो महात्मा गांधी का अंतिम शब्द था हे राम। ये आप सारा पॉइंट को याद रखिएगा, महात्मा गांधी का अंतिम शब्द क्या था, तो हे राम। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तब आपको महात्मा गांधी का 4 पुत्र का नाम याद रखना है। पहला का नाम है हरिलाल, दूसरा का नाम है मनीलाल, थर्ड का नाम है रामदास और फोर्थ का नाम है देवदास। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और यहां पर एक पॉइंट आप समझिएगा कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र का उपाधि किसे दिया गया था। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र का उपाधि, 5वां पुत्र का उपाधि किसे दिया गया, तो आप ये नाम याद रखिएगा, ये नाम है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र का टाइटल किसे दिया गया, जमनालाल बजाज। अच्छा, महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है, आपको वो भी नाम याद रखना है। इनका जो बुक का नाम याद रखिएगा, एक का नाम है यंग इंडिया, यंग इंडिया, दूसरा बुक का नाम है नवजीवन, फिर है हरिजन, और है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो आपको ये बुक का नाम याद रखना है कि यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये जो बुक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 30 जनवरी 1948। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। अब यहां समझिए, अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो जैसे पंचायती राज जो है इसका जिक्र संविधान में कहां पर है, तो आपको याद रखना है संविधान में भाग नंबर 9। तो भाग 9 और अनुसूची यानी शेड्यूल 11। आप याद रखिएगा
पार्ट 9 शेड्यूल आपका 11 और जो अनुच्छेद है आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक में पंचायत का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा पंचायत का शुरुआत के लिए कौन सा समिति सबसे पहली बार बैठा था। तो आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। जैसे हम पंचायत का बात करते हैं तो जो पंचायत का शुरुआत जब हुआ तो आखिर इसके लिए कोई ना कोई समिति बैठेगा। तो 1957 में 1956-57 में बलवंत राय मेहता समिति बनता है और इसने ही पंचायत के बारे में रिकमेंड किया था। और इन्हीं के अनुसार पंचायत जो है आपका 3 स्तरीय है। अब ये 3 स्तरीय कौन कौन सा है तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 3 स्टेज कौन कौन सा है। सबसे पहला समझिएगा, सबसे जो निचला स्तर है इसका नाम है ग्राम पंचायत, और जो बीच में जो है इसका नाम है पंचायत समिति, और जो सबसे ऊपर में है इसे बोलते हैं जिला परिषद, जिला परिषद। तो पंचायत को 3 स्तर में बांटा गया है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अब आता है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है, यानी 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। लेकिन इसको लागू कब किया गया था, इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे तो प्रधानमंत्री का नाम है पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। तो आपसे पूछता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा कि पंचायत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, पंचायत लागू करने वाला पहला राज्य का बात करेंगे तो इसका नाम है राजस्थान। तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है नागौर। तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहली बार पंचायत का शुरुआत हुआ। कब होता है तो 2 अक्टूबर 1959। और दूसरा स्टेट कौन सा है तो दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश। यहां तक क्लियर है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि पंचायत से संबंधित कौन सा संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है। ठीक है। अब ये जो आपका 74 नंबर का लिखा हुआ है 74वां संविधान संशोधन, इसका संबंध नगर पालिका से। किससे है, नगर पालिका से। यहां तक क्लियर हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया था। यहां पर आप समझिएगा, अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का, यानी हमारे संविधान में, हमारा संविधान में भाग नंबर 3, हमारे संविधान में भाग नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार का। ये कहां से लिया गया है, जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान में बहुत कुछ अलग अलग देश से लिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन रहता है कि मौलिक अधिकार कौन सा देश से लिया गया है। तो ये कौन सा देश से उधार है भाई, तो ये है हमारा अमेरिका से। ठीक है। और संविधान का जो भाग 3 है इसी को हम बोलते हैं भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा। अब जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार था। कितना मौलिक अधिकार था, तो 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, यानी कि 7 में से एक को क्या किया गया, एक को हटाया गया, तो कितना बचा, 6। अब ये एक जिसको हटाया गया कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। समझिएगा,
संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान में मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? कानूनी अधिकार, आर्टिकल नंबर 300A। तो आपको याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया। अब यहां पर आप समझिएगा, जैसे 42वां संविधान संशोधन, इसी को हम बोलते हैं लघु संविधान। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसको जानते हैं? लघु संविधान के नाम से। तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि सिंधी भाषा को संविधान का पार्ट बनाया गया, सिंधी भाषा। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके द्वारा संविधान में अनुसूची नंबर 10, कौन सा? अनुसूची नंबर यानी शेड्यूल नंबर 10। और शेड्यूल 10 में क्या था? तो शेड्यूल 10 में हमारा है एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून, दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल नंबर 10 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलाइए। अब मिलाने का मतलब है कि एक, अच्छा यहां पर संशोधन होगा। ये जो है आपका संविधान संशोधन है, यानी कि संविधान संशोधन को मिलाइए। जैसे यहां पर देखिए क्या है, वस्तु और सेवा कर, यानी सबसे पहले बात करें जीएसटी का, तो जीएसटी का जिक्र है 101वां संविधान संशोधन। कौन सा नंबर का संशोधन? तो 101 नंबर का संविधान संशोधन। उसके बाद आपका है ईडब्ल्यूएस, तो आप यहाँ याद रखिए ईडब्ल्यूएस जो है इसका जिक्र है आपका 103वां संविधान संशोधन में, 103 संविधान संशोधन। उसके बाद है कि लोकसभा में, जैसे देखिए पहले क्या था ना कि संविधान में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है। राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और इस 104 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद समझना है 102 नंबर का जो संविधान संशोधन है, 102 नंबर का जो संशोधन हुआ था, इसमें आपका जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी जैसे सुनते हैं ना कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो ओबीसी के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102 नंबर के संविधान संशोधन से। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस 103, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित समाप्त किया गया। अभी बताएं आपको कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनेगा, लेकिन वो खत्म किया गया 104। और आपका जीएसटी जो है ये 101, तो यानी 1 का ए सही है, तो A1 का ठीक है यहां तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? अब देखिए, अगर आपको प्रस्तावना याद होगा तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था, तो आपको समझना है कि हमारे संविधान में, देखिए हम यहाँ संविधान नहीं बोल रहे, हमारे संविधान का प्रस्तावना जो प्रीएम्बल है, संविधान का प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। कितना बार हुआ है संशोधन? मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। और कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसी को बोलते हैं
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है पहली बार तो प्रस्तावना में चेंज हुआ और दूसरा कि इसी संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत ज्यादा ही अमेंडमेंट हुआ। इसमें देखिए आपको एक पॉइंट याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपका कौन सा है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को यानी 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से यानी स्टेट लिस्ट से राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यहां क्या बोले देखिए, अगर आपके सामने लिस्ट का बात करेंगे संविधान में तो हमारे सामने 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को बोलते हैं संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। दूसरा है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची, इस पर कानून दोनों में से कोई बना सकता है, लेकिन अगर जहां पर दोनों में डिस्प्यूट होगा तो वहां पर केंद्र सरकार का माना जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है कि जो यूनियन लिस्ट है इसमें आपका शुरू में 97 टॉपिक था और अभी आपका 100 टॉपिक है। स्टेट लिस्ट में पहले 62 टॉपिक था, मतलब पहले 66 टॉपिक था, अभी 61 टॉपिक है। यहाँ देखिए पहले मतलब जब संविधान लागू हुआ तब का बात है और ये मतलब अभी वर्तमान में। और उसी तरह से कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 टॉपिक था और अभी वर्तमान में 52 टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताएं कि 5 विषय को यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 5 विषय को यानी 5 टॉपिक को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया। अब ये 5 टॉपिक कौन कौन सा है? सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है न्याय प्रशासन, इसके बाद आपका है माप तौल। जैसे आपको जो बता रहे हैं समझिएगा, जैसे ये जो टॉपिक है ये आपका वैसा टॉपिक है कि जो पहले हमारा राज्य सूची में था लेकिन अब इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो आपको ये 5 टॉपिक बताएं और कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी समय हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो 3 शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, यानी गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या है समझिए। जैसे हुआ क्या था कि 1967 में 1967 में एक गोलकनाथ केस होता है, उसी केस के बाद एक अमेंडमेंट किया गया 24वां संविधान संशोधन 1971। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें कहा गया कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो किसी भी बिल पर संशोधन कर सकता है, किसी भी बिल पर संशोधन कर सकता है। और दूसरा पॉइंट यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वो किसी भी संविधान संशोधन का जो विधेयक है, संविधान संशोधन का जो विधेयक है, इस पर इनको सहमति देना पड़ेगा। हाँ जी, ये जबरदस्ती कहा गया। यहां पर समझिए क्या कहा गया है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा कि जो संसद किसी भी विधेयक में संशोधन कर सकता है यानी कोई भी मामला पर, और राष्ट्रपति जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पर रोक लगा नहीं सकता है या इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। इस पर राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही पड़ेगा। ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो 24वां संविधान संशोधन था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। हालांकि इसमें चेंज हुआ था, जो 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था, तो केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा इसमें बहुत हद तक सुधार किया गया।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31, ये समझना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कौन सा संवैधानिक संशोधन ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के तहत मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। यानी कि समझिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, आपको पता है। अभी आपको बताएं कि 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट है। लेकिन संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन, इसमें क्लियर कहा गया है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, इस पे मूल अधिकार से ज्यादा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये इस पर हावी रहेगा। इस लाइन को आपको याद रख लेना है। तो सिंपल सा लाइन क्या कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही यह कहा गया था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, इस ये मूल अधिकार में होते हुए भी मूल अधिकार से ज्यादा इस पर डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है इस पर हावी रहेगा। यानी कि इससे ज्यादा इसका वेटेज होगा। यहाँ पर डीपीएसपी कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि डीपीएसपी का प्रावधान लिया गया है आयरलैंड से। यह संविधान में कौन सा चैप्टर में है, तो संविधान में पार्ट 4 और आर्टिकल नंबर 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि हम लघु संविधान बोलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समझिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी कब उबलता है। यानी यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए आप। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये आपका नॉर्मल सा सी लेवल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा है, सरफेस है, ग्राउंड है। अब यहां से अगर हम कुछ हाइट पर जाएंगे, समझिए, अगर हम यहां से कुछ हाइट पर जाते हैं, सपोज यहां पर आते हैं, अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति आता है इस जगह पर, तो आपको पॉइंट याद रखना है कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है। समझिएगा, यहां पर आपको पॉइंट क्या समझना है, यानी कि हाइट बढ़ने से, हाइट का बढ़ने से यानी ऊपर जाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है भाई वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। यहां पॉइंट समझिए क्या बता रहे हैं। जैसे ही अगर हम अभी नॉर्मल जमीन पर हैं और हम अगर ऊपर पहाड़ पर जाएंगे ना, तो पहाड़ पर जाने से क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाएगा। समझिएगा, यानी हाइट बढ़ने से, इस पॉइंट को याद रखना है, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट आपका कह रहा है, ये जो पॉइंट है ध्यान देना है कि हाइट बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यानी कि यहां पर मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब यहां पर कुछ होगा। अब यहां पर जाके मान लो अगर यहां पर x है वायुमंडलीय दाब, तो यहां पर क्या होगा, x से कम होगा। यानी कि जितना जमीन पर होगा ना उससे कुछ हद तक कम होगा। इसका कारण से क्या होता है, 2 पॉइंट समझना। इसी कारण से जो हवाई जहाज में, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसी कारण से हवाई जहाज में जो पेन होता है, पेन का इंक जो है बाहर फेंक देता है। ये पॉइंट पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है, यानी हवाई जहाज में जो फाउंटेन पेन है उसका स्याही जो उसका इंक जो है क्यों रिस जाता है, क्यों फेंक देता है। तो आपको याद रखना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है घटता है। अब जैसे यहां पर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो रहा था, बॉईल हो रहा था। अब जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 100 का जगह उससे कम यानी 90 डिग्री सेल्सियस पानी बॉईल होगा। यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी आपका टेम्परेचर पर काम हो रहा है ऊपर जाके कम हो जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, इसको मापन करते हैं किससे, आप लिख लीजिएगा बैरोमीटर। किससे नापते हैं भाई, तो बैरोमीटर।
और बैरोमीटर का खोज कौन किया है? तो बैरोमीटर का खोज किया गया है ई टॉर्सेली के द्वारा। कौन किया है? ई टॉर्सेली। हमारा क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा था कि पहाड़ पर पानी कब उबलता है? तो समुद्र तल से कम तापमान पर, यानी समुद्र तल कहने का मतलब कि सरफेस पर, सरफेस से कम टेम्परेचर पर ऊपर जाके पानी आपका क्या होगा? बॉईल होगा। इसी कारण से हवाई जहाज में जो पेन का स्याही क्या होता है? बाहर फेंक देता है। ठीक है। और आपका जो पहाड़ पर खाना बनाना ज्यादा कठिन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपका कम टेम्परेचर पर ही पानी आपका क्या होगा? बॉईल होगा। इसका मतलब आपका अनाज वहां सीझेगा नहीं, बॉईल होना शुरू हो जाएगा। इसी कारण से पहाड़ पर खाना बनाना कठिन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उष्मागतिकी के सेकंड नियम, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम यहाँ बात करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं उष्मागतिकी के नियम। यहां पर आपको समझना है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपसे पूछा है, सबसे पहले समझिए जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ यानी कि इसको बोलेंगे शून्य नियम, शून्यता का नियम। तो उष्मागतिकी का जो शून्य नियम है यह क्या कहता है? तो यह कहता है कि अगर ए जो है, मान लो तीन समान है ए बी और सी, अगर ए जो है ये बी के बराबर है और बी जो है ये सी के बराबर है, तो यहां पर कहा गया है कि ऑटोमेटिक जो होगा ये ए जो है ये सी के बराबर हो जाएगा। यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर तीन समान है, जैसे समान ए बी और सी, अगर ए का जो थर्मल इक्विलिब्रियम सी के बराबर है और बी का भी थर्मल इक्विलिब्रियम सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए का जो थर्मल इक्विलिब्रियम है ये ऑटोमेटिक बी के बराबर होगा। यह कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा हमारा है, इसी पर आपका थर्मामीटर का निर्माण होता है। दूसरा हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? यह कहता है कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट लॉ को हम क्या बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। ये आपका है फर्स्ट लॉ। और जो इसका सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, इसको भी समझिएगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि आप हीट का जो फ्लो है, जो हीट फ्लो है, आप इसमें मशीन का यूज करके, मशीन का यूज करके इसका डायरेक्शन क्या करेंगे? चेंज कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि जो हीट है आपका वो गर्म से ठंडा में जाएगा। जैसे देखिए, आप अगर बर्फ को रखिएगा तो बर्फ से पानी पिघल जाएगा, मतलब बर्फ से पिघल के पानी बन जाएगा, लेकिन पानी से बर्फ अपने आप नहीं बनेगा। उसके लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, यानी मशीन का यूज किए। तो वही कहा जा रहा है कि सेकेंड लॉ में कि हीट का फ्लो करके, मतलब हीट का फ्लो जो है हम मशीन का यूज करके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और यही सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी मशीन जो है, कोई भी मशीन, उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो क्षमता है, ये 100% कभी नहीं होगा। यानी किसी भी मशीन का जो क्षमता है वो 100% कभी नहीं हो सकता है। ये कहा गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि सेकेंड लॉ, तो ऑप्शन नंबर बी, किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो सिंपल सा है भाई, अगर आपसे पूछे कि पानी का, समझिएगा, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होगा हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर आप एक समझिए, -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये क्या होगा? बराबर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होगा।
तो -40 पर। सेल्सियस जो होता है इसका लोवेस्ट वैल्यू होता है 0 और हाईएस्ट होता है 100। और फ़ारेनहाइट जो होता है इसका लोवेस्ट होता है आपका 32 और हाईएस्ट होता है 212। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कन्वर्ट करने के लिए। तो आपका क्या है रिलेशन, C/5 बराबर F-32/9। अब यहाँ पर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक, यानी कि इसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझिएगा, यानी कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसको हम बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये कहने का मतलब है कि मानव में कितना विकास हो रहा है, यानी अगर बोलेंगे किसी भी मानव में, किसी भी ह्यूमन में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ, इसको कैसे नापेंगे। तो समझिएगा, ये घटना है 1990 का। 1990 में एक पाकिस्तान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक, आपको ये नाम याद रखना है। 1990 में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम था महबूब उल हक, इन्होंने ही HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अवधारणा दिया था। इन्होंने कहा कि हम किसी भी देश का, यानी किसी भी कंट्री में जो मनुष्य है या जो मानव है, उसका अगर हमको नापना है कि वो कितना डेवलप कर रहा है, तो उसका 3 पैरामीटर दिया। कितना पैरामीटर, यानी 3 बात बताया कि 3 बात से हम जान सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा है साक्षरता दर, साक्षरता दर, इसको बोलते हैं लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। और तीसरा आपका है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इसको बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। यानी कि 3 ऐसा पैरामीटर है, आप इसके आधार पर बता सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये इंडेक्स को हर साल इशू किया जाता है UNDP संस्था के द्वारा। UNDP, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एक संस्था है न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क का एक संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही वह संस्था है जो कि हर साल HDI इंडेक्स को इशू करता है। अब यहाँ पर आपको देखिए, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको शामिल नहीं किया गया, आंसर हमारा हो जाएगा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो को। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स करना है। अब वो क्वेश्चन क्या है कि 2025 में HDI में इंडिया का रैंक क्या है, HDI में इंडिया का रैंक क्या है। और दूसरा पॉइंट बताना है कि इसी में इंडिया का स्कोर कितना है। ठीक है, इंडिया का रैंक, ये तो आपको बताना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि HDI में इंडिया का रैंक क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और आपसे जो भी हम क्वेश्चन पूछे कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको उसका आंसर लिखना है, ताकि लिखने से आपको वहां पे क्या होगा, आप इसी बहाने खोजिएगा तो आपको याद होगा। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी ग्लोबल जेंडर गैप, यानी कि जेंडर गैप यानी कि लैंगिक असमानता। समझिएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे लैंगिक असमानता, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये भी एक रिपोर्ट है, यानी कि कौन सा देश में जो है लैंगिक असमानता की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इसको इशू कौन करता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा होगा। हाँ, कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा इशू होता है। तो आपको याद रखना, इसको इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको याद क्या रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन इशू करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा इशू होता है। और ये जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसी के द्वारा आपका जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हर साल अक्टूबर महीना में इशू होता है। और 2025 में जो है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें इंडिया का रैंक है आपका 131। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 131। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये भी पूछता है कि इंडिया का स्कोर कितना है। अगर हम कोई क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि आपको बताना है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा जान करके, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का स्कोर कितना है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए कि आपका संस्था दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके द्वारा एक इशू होता है भ्रष्टाचार इंडेक्स, भ्रष्टाचार इंडेक्स यानी करप्शन इंडेक्स। ठीक है, अब जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक और इशू होता है लॉजिस्टिक इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन इशू करता है, तो वर्ल्ड बैंक। करप्शन इंडेक्स कौन इशू करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मतलब इसको किसके द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको कौन इशू करता है। तो आपको ये संस्था का नाम याद रखिएगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं भूखमरी सूचकांक, भूखमरी सूचकांक, यानी कौन सा देश में कितना भूखमरी है। अब ये कैसे नापेंगे भाई, तो ये आपका नापेंगे हम कि कितना आपका पोषण है, कितना आपका बच्चा का मृत्यु हो रहा है, इस पर नापेंगे। ठीक है, और कितना आपका खाना का कमी है, अकाल है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें 2025 में इंडिया का रैंक है 102। कितना रैंक है इंडिया का, इंडिया का रैंक है आपका 102। और आपको यहाँ पर स्कोर भी जान लेना है कि इसमें इंडिया का स्कोर कितना है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न फसल क्या है, यानी कि विश्व में कौन सा सबसे ज्यादा आपका जो फसल होता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे विश्व का फसल का, तो विश्व में अगर खाद्यान्न फसल का बात करें यानी खाने वाला फसल, तो आपको यहां पर समझना है कि विश्व में जो सबसे ज्यादा फसल होता है वो है गेहूं। कौन सा होता है, गेहूं। अब यहां पर आप पॉइंट समझना कि जो गेहूं है या जो आपका चावल है, सेकेंड नंबर में है चावल। तो गेहूं या चावल दोनों सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा चीन में, और सेकेंड में कौन सा देश है, तो भारत। ठीक है, अब यहां समझिएगा जो गेहूं है ये आपका रबी फसल है। आप सुने होंगे खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो जो आपका गेहूं है ये आपका रबी फसल में से एक है, और जो चावल है ये आपका खरीफ फसल है। कैसा फसल है ये, खरीफ फसल। अगर हम रबी फसल का एग्जाम्पल का बात करें, आपको यहां समझना है 4-5 रबी क्रॉप्स का। ठीक है, अगर हम रबी फसल का बात करते हैं तो आपका रबी क्रॉप्स में आएगा चना, फिर आपका राई, सरसों, अलसी, मटर, गेहूं, सूरजमुखी, आलू, प्याज, टमाटर। ये सब क्या है, ये हमारा है रबी क्रॉप्स, जिसको कि हम अक्टूबर में रोपते हैं और मार्च में क्या करते हैं, कट करते हैं। अगर हम खरीफ का बात करेंगे तो हमारा खरीफ में क्या क्या आएगा भाई, तो हमारा खरीफ में आ जाएगा आपका कपास यानी कॉटन, गन्ना, चावल, मक्का। ठीक है, ये हमारा क्या है, खरीफ फसल में है, जिसको कि हम जून जुलाई में रोपते हैं और दिसंबर में कट करते हैं। कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कॉफी होता है ब्राजील में। ठीक है, चाय सबसे ज्यादा चीन में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगर हम बात करते हैं भूमध्य सागर क्षेत्र का, जो भूमध्य सागर क्षेत्र है इसमें जो आपका जो कृषि और जो फसल योग्य है, कृषि और फसल योग्य जो है ये आपका सबसे सही एरिया है। अब आता है कि ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। आपको ज्योग्राफी में याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका का बात कर रहे हैं, ठीक है। चिली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है चिली वाला, यहाँ क्या बोले चिली, ये चिली वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, चिली हो गया, ठीक है। तो जो फल कृषि के लिए कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय। देखिए अब आपको काम क्या करना है, जैसे टुंड्रा प्रदेश हो गया, सवाना प्रदेश हो गया, टैगा प्रदेश हो गया, अब ये सब किस क्षेत्र में आता है, आपको इसका आंसर बताना है। जैसे आपको हम भूमध्य सागरीय बता दिए, चिली आपको याद रखना है, चिली, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह से आपका टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश या टैगा प्रदेश जो है किस क्षेत्र में आता है, आप इसका आंसर बताइएगा कि यह जो है कौन सा क्षेत्र में आपका आएगा एरिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा है कि जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कौन सा है। समझिए, जापान का बात करते हैं, ठीक है। तो जापान, देखिए यहाँ पर एक आपको दिखा हिरोशिमा। अब यहां से हिरोशिमा से दो नाम याद आ गया, एक का नाम है हिरोशिमा और दूसरा का नाम है नागासाकी। तो आपको समझना है कि हिरोशिमा जो है वही एरिया है जहां पे सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम कौन गिराया था भाई, तो अमेरिका। कब, 6 अगस्त 1945 को। क्या नाम था इसका, इसका नाम था लिटिल बॉय। बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। उसी तरह से नागासाकी जो है यहाँ पर दूसरा परमाणु बम, ये कब, तो ये भी अमेरिका, और कब, तो 9 अगस्त 1945। और बम का नाम क्या था, तो फैटमैन। आपको याद रखना है, लिटिल बॉय और फैटमैन। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जापान का सबसे फेमस सूती वस्त्र कौन सा है, सूती वस्त्र केंद्र कौन सा है, ठीक है। आपको यहां समझना है कि जापान को जो है, जापान को विश्व का मैनचेस्टर कहते हैं। जापान को विश्व का मैनचेस्टर। तो आपसे फिर यहाँ क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे बोलेंगे, तो आप यहाँ याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर का मतलब होता है कपड़ा उद्योग से संबंधित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जापान का कौन सा केंद्र है, ओसाका। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ओसाका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। एक देश है चिली। अब जैसे देखिए अलग अलग जो मिनरल्स, जो खनिज होता है, उसके लिए आपका भारत में भी फेमस कुछ आपका साइट है, वैसे ही आपका विश्व में भी है। तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिली का, अगर यहाँ पर देश का नाम आया चिली, तो आपको समझना चिली का राजधानी क्या है, तो चिली का राजधानी है सेंटियागो। क्या है राजधानी, तो सेंटियागो। अब चिली का एक माइनिंग खान है, इसका नाम है चिविका माटा। क्या नाम है, चिविका माटा। तो आपसे पूछता है कि जो चिविका माटा है, आपको देखिए यहां पर समझना है, जो चिली है ये आपका फेमस है कॉपर के लिए। किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए, तांबा के लिए। जैसे आपका चिली कॉपर के लिए फेमस है, उसी तरह से एक देश है ब्राजील। तो ब्राजील भी फेमस है लोहा के लिए, ठीक है। तो चिली जो फेमस है कॉपर के लिए, तो चिली का जो चिविका माटा खान है, खान का नाम जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश में पन्ना खान है ना भाई, मध्य प्रदेश में पन्ना है, किसके लिए है, ये हीरा के लिए है। जैसे कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड है, जो कर्नाटक है यहाँ पर है ना कोलार गोल्ड फील्ड, ये किसके लिए है, तो ये आपका है सोना के लिए। उसी तरह से वर्ल्ड में आपका जो चिविका माटा है ये कॉपर के लिए है। तो उसी तरह से फिर ब्राजील में कौन सा है भाई, लोहा के लिए, इसका नाम है काराजास खान। काराजास का जो खाने है ये आपका लोहा के लिए है ब्राजील में। तो ये आपको याद रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वह आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। देखिए प्रोटीन का बात किया जा रहा है। अगर जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, यहां समझिएगा, हम जैसे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये 1:2:1 में रहता है। उसी तरह से अगर हम फैट का बात करेंगे तो फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है। लेकिन अगर हम ये प्रोटीन का बात करेंगे तो प्रोटीन में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में एक एक्स्ट्रा क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये कितना मिलता है, तो ये आपका लगभग 16.66% मिलता है। और इसमें एक्स्ट्रा में कुछ और क्या मिलेगा, सल्फर। सल्फर कितना मिलता है, लगभग आपका 4% के आसपास।
अब प्रोटीन का नाम सुने होंगे, आपको जैसे पता है कि प्रोटीन का जो कमी है, तो प्रोटीन का कमी से दो बीमारी होता है। एक का नाम है क्वासियोरकर, क्वासियोरकर, और दूसरा बीमारी का नाम है मरासमस। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो क्वासियोरकर बीमारी है ये किससे संबंधित है, मतलब प्रोटीन का कमी से होता है। मरासमस भी आपका प्रोटीन का कमी से होता है, ठीक है। अब जैसे कौन सा तत्व है जिसके लिए प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से समझिएगा हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन मिलता है, तो हमारा वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन का खोज कौन किया था, इसे खोज किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। खोज कौन किया है, रदरफोर्ड। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन का खोज कौन किया है, रदरफोर्ड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्ते में क्या मिलता है। जैसे देखिए पालक का पत्ता, जैसे पालक हो गया, खजूर हो गया, इसमें सबसे ज्यादा मिलता है आयरन। क्या मिलता है, आयरन। अब जैसे देखिए विटामिन का अगर बात करेंगे, तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है विटामिन ए, तो आपको पता है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है इसका, रेटिनॉल। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का फिलोक्विनोन, सॉरी मतलब विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का है फिलोक्विनोन। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और विटामिन के का जो है फिलोक्विनोन, ठीक है। जैसे देखिए विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आपसे पूछता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, विटामिन बी और सी। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। तो जैसे आपको बताएं विटामिन ए जो है, ठीक है, रेटिनॉल, इसका कमी से दो बीमारी याद रखिएगा। बीमारी का नाम, एक का नाम है रतौंधी, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा का नाम है जेरोपैथेल्मिया। जेरोपैथेल्मिया, इसको बोलते हैं शुष्क आंख। विटामिन सी का कमी से बीमारी होता है स्कर्वी। विटामिन डी से होता है रिकेट्स बच्चा में, और बड़ा में जो होता है इसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्यूटी विटामिन किसे बोलेंगे या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। आपको दोनों याद रखना है, चाहे ब्यूटी विटामिन हो चाहे एंटीऑक्सीडेंट हो, विटामिन ई को। विटामिन के का कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब रक्त का थक्का जमना। अब आयरन जो है इसका कमी से आपका कौन सा बीमारी है, इसका कमी से होता है एनीमिया। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो आपका 2500 क्वेश्चन का जो सेट था ये आपका कंप्लीट हुआ। तब आपका मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट नंबर 4 के साथ। तब तक इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।